हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आजकल हम लोग वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित, इसके क्वेश्चन कर रहे हैं। वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित, ठीक हो गया। तो काफी क्वेश्चन इसके हमने कर दिए हैं। अब लास्ट मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10, अध्याय 10 पर आधारित विद्युत प्रश्नावली के क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके भी कुछ क्वेश्चन हमने कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ रहा हूं डियर स्टूडेंट। दर्शाए कि OX, OY एवं OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक् कोसाइन कोज्याएं प्लस माइनस 1/√3, 1/√3, 1/√3 हैं। So that the direction cosines of a vector equally inclined to the axis OX, OY and OZ are 1/√3, 1/√3, 1/√3। आपसे बोला जा रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, निर्देशांक अक्षों को आप जानते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 11 में भी पढ़ा आपने। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इन एक्सिस से माना कोई वेक्टर आपके पास है, ये कोई वेक्टर है, ये इक्वली एंगल बना रहा है, बराबर कोण बना रहा है। वो एक्स से भी बराबर कोण बना रहा है, वो वाई से भी बराबर कोण बना रहा है, वो जेड से भी बराबर कोण बना हुआ, ये दिया हुआ है। माना सदिश OX, OY व OZ से बराबर कोण अल्फा बनाता है, ठीक है। लेट द वेक्टर मेक्स इक्वल एंगल अल्फा विथ OX, OY and OZ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये जो वेक्टर है आपका, हमने कहा एक्स एक्सिस से भी एक्स एक्सिस से भी अल्फा कोण बना रहा है, वाई एक्सिस से भी अल्फा कोण बना रहा है, जेड एक्सिस से भी अल्फा कोण बना रहा है। आ गया समझ में? तो क्या हो जाएगा, इस सदिश के दिक् कोसाइन, इस सदिश के दिक् कोसाइन क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? कॉस ऑफ अल्फा। इसको याद रखिए। एक बात और कहता हूं कि यदि कोई वेक्टर एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, और जेड एक्सिस से 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस cos 30, cos 60, cos 120 होगा। ये एग्जैक्ट फिगर है कि नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। क्या सिंपल सी बात मैं ये कह रहा हूं कि कोई वेक्टर एक्स एक्सिस से θ1 एंगल बना रहा है, या अल्फा बीटा गामा ले लीजिए, अल्फा बीटा गामा के बारे में भी आप जानते हैं। कोई वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है, तो आप जानते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। यदि कोई वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वो एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है, तो उस सदिश के दिक् कोसाइन डायरेक्शन कोसाइंस
कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा बराबर है, क्योंकि एंगल बराबर बन रहा है, एक्स एक्सिस से भी अल्फा एंगल, वाई एक्सिस से भी अल्फा एंगल और जेड एक्सिस से भी अल्फा एंगल। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की जगह कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा। अब एक बात आप जानते हैं कि यदि डियर स्टूडेंट, तो सदिश क्या हो जाएगा, चलिए उस सदिश को निकालते हैं। इस सदिश की दिशा में, इस सदिश की दिशा में इकाई सदिश निकालें। इस सदिश की दिशा में इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर along the direction of unit vector along the direction of this vector, unit vector along the direction of this vector। इस सदिश की दिशा में इकाई सदिश कैसे निकाल देते हैं डियर स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि यदि कोई वेक्टर है उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, इकाई सदिश चाहिए, तो एक तरीका तो यह है कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, वेक्टर को सदिश को उसके परिमाण से डिवाइड करते हैं आप। दूसरा तरीका क्या है कि यदि आपको डायरेक्शन कोसाइंस पता है, उस सदिश के दिक् कोसाइन पता है, तो उसकी दिशा में इकाई सदिश दिया जाता है कॉस ऑफ अल्फा आई ये, प्लस कॉस ऑफ बीटा, बीटा की जगह वही है अल्फा जे, प्लस कॉस ऑफ गामा, गामा की जगह भी अल्फा है, यहाँ पर कॉस ऑफ अल्फा के, कॉस ऑफ अल्फा है, कॉस ऑफ अल्फा जे, कॉस ऑफ अल्फा के। यहां पर क्या हो जाएगा, यदि अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से, तो क्या हो जाएगा, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा आई कॉस ऑफ बीटा जे प्लस कॉस ऑफ गामा के, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा उस दिशा में। ठीक हो गया, तो कॉस ऑफ अल्फा आई प्लस कॉस ऑफ अल्फा जे प्लस कॉस ऑफ अल्फा के। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, इकाई सदिश हो गया ना, उस दिशा में इकाई सदिश क्या हो गई ये। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, इस इकाई सदिश का परिमाण, इस इकाई सदिश का परिमाण यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यूनिट वेक्टर, इस यूनिट वेक्टर का परिमाण निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट। आप जानते हैं परिमाण कैसे निकालते हैं वेक्टर का, इस पर तो तमाम बात हो गई है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, एस तो निकलेगा, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और ये कितना होगा, इसको आप देखिए, ये होगा कितना डियर स्टूडेंट, ये होगा कितना, स्क्वायर रूट ऑफ, तीनों सेम चीजें हैं स्क्वायर रूट के अंदर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए हमें क्या मिलेगा उसको देखते हैं। मैं लिख दूंगा यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, 3 बार है तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा, और मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का कितना होता है 1, इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है 1, तो ये वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो दिस इंप्लाइज दैट, दोनों तरफ का स्क्वायर करिए, दोनों तरफ का वर्ग करिए, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, इसका वर्ग होगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसका वर्ग हो तो 1 ही रहेगा, तो दिस इंप्लाइज दैट कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, तो दिस इंप्लाइज दैट कॉस अल्फा कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा
और 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का क्या आता है, ये आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट 1 और इसको ऐसे लिख दीजिए। अब आप देख रहे हैं, अब यहां पर मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, ये ध्यान रखना है। यदि यही प्रश्न आगे आपको लाइन के रूप में भी पढ़ाया जाएगा, जब हम आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन करेंगे, वहां लाइन की क्वेश्चन देखेंगे और प्रश्न आता है कि एक रेखा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ बराबर कोण बना रही है। एक रेखा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ बराबर कोण बना रही है। ठीक है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालिए। तो जब वो वहां बात करेंगे तो वहां स्क्वायर रूट में प्लस माइनस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन, रेखा की डायरेक्शन 2 होती है, नहीं होती है, रेखा यूनिडायरेक्शनल नहीं होती, इधर भी और इधर भी, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, इस रूप में आप कह सकते हैं। पर वेक्टर की एक ही डायरेक्शन होती है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखा। आपकी बुक में है, ये कुछ मिसप्रिंट है। ठीक है, प्लस माइनस आप नहीं करेंगे, वो लाइन के केस में होगा। आप सिंपल एक ही साइन के साथ चलिए। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इस सदिश के दी कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस क्या निकल जाएंगे डियर स्टूडेंट, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ गया। ठीक हो गया, ये हो गए डायरेक्शन कोसाइंस उस वेक्टर के जो कि एक्सिस से बराबर बराबर एंगल बना रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, यदि आपको एंगल दिए हुए हैं, कोई वेक्टर है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, उसके एंगल दिए हुए हैं, कॉस 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 तीनों में लगा दीजिए, डायरेक्शन कोसाइंस निकल जाएंगे। और जब डायरेक्शन कोसाइंस निकल जाएंगे तो उसकी दिशा में इकाई सदिश निकालिए, कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के। ठीक हो गया, वो इकाई सदिश निकल गया। जब यूनिट वेक्टर निकल जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड निकालिए और उसको 1 के बराबर करिए, सॉल्व करिए तो आपको ये आया समझ में। इस रूप में ये क्वेश्चन करना था। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, तो ध्यान से करिए इन क्वेश्चंस को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वहां भी रेखा के केस में सेम टाइप का क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो आप बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप ध्यान से करेंगे। चलिए आप देखिए, अब मैं क्वेश्चन नंबर करता हूं। क्वेश्चन नंबर करते हैं डियर स्टूडेंट 12, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, आप देखिए। मान लीजिए एक कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है, लेट द वेक्टर ए, दिस वेक्टर ए इज गिवन आई प्लस 4j प्लस 2k, आई प्लस 4j प्लस 2k, एक वेक्टर ए है। बी वेक्टर आपका कितना है, 3i माइनस 2j प्लस 7k, और सी वेक्टर आपका है, सी वेक्टर है डिस्टेंस 2i माइनस j प्लस 4k। ठीक है, ए वेक्टर है i प्लस 4j प्लस 2k, बी वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस 7k, सी वेक्टर है 2i माइनस j प्लस 4k। ये वेक्टर है आपके पास दिए हुए हैं। एक ऐसा सदिश D ज्ञात कीजिए जो A और B दोनों पर लंब है और C डॉट D बराबर 15। लेट वेक्टर A, B एंड C आर गिवन हियर, फाइंड ए वेक्टर D which is perpendicular to both A and B and C डॉट D is 0। एक तो दे रखा है, दूसरा बात दे रखी है आपको कि C डॉट D
इज इक्वल टू 15, ए की दिया हुआ है। सी डॉट डी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, अंडरस्टैंड, 15 दिया हुआ है। सी डॉट डी इज इक्वल टू 15। तो एक वेक्टर डी ऐसा है, यहां पर दिया हुआ है, ए वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। एक सदिश डी ऐसा है जो ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर है कि नहीं? ठीक है ना, ये तो दिया हुआ कंडीशन कि वेक्टर डी क्या है, ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर है। तो पहले डी निकाल लेते हैं, ठीक है। सदिश ए व बी पर, ठीक है, सदिश ए व बी पर लंबवत सदिश ए और बी पर लंबवत सदिश, ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन वेक्टर ए एंड बी। ए और बी पर लंबवत सदिश कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट? आपको ये बात पहले बता रखी कि ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है जो ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। इसको तो गांठ बांध लीजिए आप। यदि वेक्टर ए है, वेक्टर बी, और आपसे कहा जाएगा कि इन दोनों के परपेंडिकुलर कोई एक वेक्टर निकालिए, तो आप सिंपल सा इसका ए क्रॉस बी कर लीजिए, ठीक है। माना मैंने कहा वेक्टर ए आपका इधर है, वेक्टर बी आपका इधर है, एक ही तल में, एक ही प्लेन में, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इन दोनों पर लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा, और वैसा आ जाएगा, वो प्लेन पर ही परपेंडिकुलर होगा। अब खास बात यह है, एक चीज देखिए आप, कि इन दोनों के परपेंडिकुलर ये वेक्टर है। अब वेक्टर के आपको मालूम है मैग्नीट्यूड फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है, एक ये है, और हमने कहा कि एक वेक्टर ये भी हो सकता है, एक तो मैंने कहा ये है, ठीक है, दूसरे आपने कहा ये है, या आपने कहा इन दोनों को मिला के आपने कहा ये भी तो परपेंडिकुलर है। तो ऐसे में तो बहुत वेक्टर निकल जाएंगे, इस ए और बी पर परपेंडिकुलर तो बहुत वेक्टर निकल जाएंगे जिनकी लेंथ अलग अलग है। एक यहां पर तक है, एक यहां पर तक है, एक यहां पर तक है, एक यहां पर तक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स वी विल गेट परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ए और बी के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट वेक्टर निकल जाएंगे, ठीक है। तो एग्जैक्ट वेक्टर वो क्या होगा, वो निकाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो डी वेक्टर होगा, आपको दिया हुआ है डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, तो डी हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। इसको ध्यान रखिए, मैंने लैम्डा क्यों लगाया, क्योंकि एक निश्चित मुझे वेक्टर चाहिए, एक फिक्स वेक्टर चाहिए, ठीक है, मैंने लैम्डा लगा दिया, क्योंकि लैम्डा की कुछ फिक्स वैल्यू जब होगी तो लैम्डा की एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगी, तो उसका परिमाण निकल जाएगा। एक बार फिर समझाता हूं, ए और बी का परपेंडिकुलर वेक्टर आपका ये हुआ, लंबवत सदिश हो गया। मैं कह रहा हूं कि ये जो लंबवत सदिश इसका कोई परिमाण होगा ना, माना ये आपने कहा ये 5 मैग्नीट्यूड का है, पर इसी में 6 मैग्नीट्यूड का भी तो हो सकता है, और बड़ा 7 मैग्नीट्यूड का, 8 मैग्नीट्यूड का, 9 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बढ़ता गया, तो ऐसे तो अनंत वेक्टर आ जाएंगे ना। तो एग्जैक्ट वेक्टर निकालने के लिए मैंने साथ में लैम्डा भी लगा दिया उसमें। अब क्लियर हो गए, लैम्डा की वैल्यू हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो वेक्टर आपका फिक्स हो जाएगा। अब ऐसा पता नहीं होगा तो फिर एग्जैक्टनेस नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने लैम्डा इसमें यूज कर लिया। समझ गए आप, ठीक है डियर स्टूडेंट। हाँ, एक ऐसा सदिश डी ज्ञात कीजिए, दोनों पर लंबा सी डॉट डी आपका 15, ठीक हो गया यहाँ तक। अब आप देखिए मेरे पास काम हो गया कि ए क्रॉस बी मैं कैसे निकालूंगा। ए क्रॉस बी आप पहले भी निकाल चुके हैं, आई जे के। आई क्या हो गया आपके पास, ए के है 1 4 2 1 4 2, बी वेक्टर है 3 -2 7, 3 -2 और 7, 1 4 2 1 4 2
3 माइनस टू 7, 3 माइनस टू 7, इसको कैलकुलेट करिए। दैट इज इक्वल टू आई, आप तो जानते हैं ये तो डिटरमिनेंट है ना, कैसे खोलते हैं, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 28 माइनस इसका मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा +4, ठीक हो गया, माइनस जे, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ 7 माइनस 3 2 6, ये आप जानते हैं, प्लस के टाइम्स ऑफ, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ -2 और इसकी मल्टीप्लाई -12। समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट? आई पहले तो कोफिशिएंट लिख लीजिए, 142 3 माइनस टू 7, 3 माइनस टू 7, ओपन करेंगे आई के अलाउंग, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 28, इसकी मल्टीप्लाई माइनस करके तो -4 और +4 हो जाएगा, माइनस जे, ये भी छोड़ेंगे, ये भी छोड़ेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होते 7 माइनस 3 2 6, प्लस के, ये भी छूटेगा, ये भी छूटेगा, -2 और ये हो जाएगा -12। तो ये कितना हो गया आपके पास, A क्रॉस B जो वेक्टर आ गया वो आ गया डियर स्टूडेंट 32I, ठीक है, ये तो हो गया -j और ये हो जाएगा -14K, ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है? A क्रॉस B तो आपने कई बार निकाल लिया है। तो चलिए अब मैं लिखता हूं व्हाट इज द वेक्टर D। वेक्टर D मेरे पास क्या होगा, व्हाट इज वेक्टर D? वेक्टर D हो जाएगा, आपने लिखा था लैम्डा A क्रॉस ऑफ B, तो D वेक्टर आपका हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ A क्रॉस B, आ गया मेरे पास 32I माइनस J माइनस 14K। A क्रॉस B आपका ये आ रखा है 32I माइनस A माइनस 14K, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको एक कंडीशन दी हुई है उसने, क्या कंडीशन है आपके पास, उसको देखिए आप, उसको ध्यान दीजिए, देखिए कंडीशन क्या है दी हुई, कंडीशन दे रखी है आपको, कंडीशन है डियर स्टूडेंट आपको दी हुई ये C डॉट D इज इक्वल टू 15, ये आपको दिया हुआ था, तो C लिखे, C वेक्टर आपका ये है 2I माइनस J प्लस 4K, ठीक है, डॉट D कितना है, आप चाहो इस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, D आप ऐसा भी लिख सकते हैं 32 लैम्डा I माइनस लैम्डा J माइनस 14 लैम्डा K, ऐसा भी लिख सकते हैं, तो 32 लैम्डा I माइनस लैम्डा J माइनस 14 लैम्डा K, ठीक है। अब निकालिए, दिस इज इक्वल टू 32 और 2 64 लैम्डा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ I डॉट I1, ठीक है, 32 इंटू 2 64 लैम्डा हो गया, I डॉट J0 I डॉट K0, ये आप जानते हैं, J डॉट I0 J डॉट K0 J डॉट J1, तो माइनस लैम्डा और माइनस से प्लस हो गया, लैम्डा आ गया, ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लैम्डा आ गया, तीसरा कितना हो जाएगा K डॉट I0 K डॉट J0 K डॉट K1 और +4 और -14, तो -56 लैम्डा आया समझ में, -56 लैम्डा इज इक्वल टू कितना है, C डॉट D इज इक्वल टू 15 था ना आपका, C की वैल्यू रख दी, D की रख दी, ये 15 के इक्वल था, ये आपका 15 हो जाएगा। अरे कितना हो गया, इसको देखिए 65 माइनस 56, तो 9 लैम्डा हो जाएगा, 9 लैम्डा इज इक्वल टू 15, 64 प्लस 1 65 माइनस 56, 9 हो गया, 9 लैम्डा इज इक्वल टू 15, दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया 15/9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो गया 5/3, लैम्डा की वैल्यू 5/3 आ गई, ठीक है दोस्तों।
तो आपके पास अब क्या आ जाएगा, आप देखिए ए व बी के लंबवत सदिश परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ ए एंड बी, या परपेंडिकुलर वेक्टर टू ए एंड बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वो आपके पास डी है, डी इज इक्वल टू 32 इंटू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू है 5/3 आई माइनस लैम्डा जे, लैम्डा की वैल्यू 5/3 है, 5/3 जे माइनस 14 इंटू लैम्डा, लैम्डा मतलब 5/3 इंटू के। ये कितना हो जाएगा, डी वेक्टर आपका आ जाएगा 160/3 आइटा आई माइनस 5/3 जे माइनस 70/3 के, ये वाला आ गया वो वेक्टर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट एक बार जरा आंसर भी चेक कर लें। व्हाट इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 13, क्वेश्चन नंबर 13 था 12 है ना, हाँ 1/3 160 बाहर आ गया, सॉरी 1/3 बाहर आ गया, तो ये ठीक है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको बाहर भी लिख सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/3 बाहर कर लीजिए और 160i माइनस 5j माइनस 70, बस ये आ गया वो डी वेक्टर। ये डी वेक्टर जो है 1/3 बाहर कर दिया ना, बाकी 160i माइनस 5j माइनस 70 के। तो ये डी वेक्टर ऐसा है जो ए और बी पर तो परपेंडिकुलर है, साथ साथ सी डॉट डी आपको कितना दे रहा है, 15 दे रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में ये काम आपको करना है, समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। करना क्या था, क्या किया था हमने, ए वेक्टर मालूम है, बी वेक्टर मालूम है, सी वेक्टर मालूम, ये दी हुई है। आपको दिया हुआ है कि ए वेक्टर डी ऐसा है जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर है और सी और डी का डॉट 15 है। ठीक है, तो पहले डी वेक्टर निकालिए। हमने कहा ए और बी पर परपेंडिकुलर वेक्टर कौन हुआ, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी इज ए क्रॉस बी। ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर कौन हुआ, ए क्रॉस बी। हमें आपसे कह रहा था कि ए और बी पर परपेंडिकुलर आपका ए क्रॉस बी तो ही है, उसके साथ साथ और कई वेक्टर हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स डिफरेंट मैग्नीट्यूड के। ठीक है, तो हमने क्या किया कि डी को क्या लिख दिया, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, कि एग्जैक्ट पता चल जाए कि वेक्टर की लेंथ क्या है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो ए क्रॉस बी आपने निकाला, ए क्रॉस बी निकालना आप जानते हैं, आई जे के करके आप एक डिटरमिनेंट बना देंगे, उसको ओपन करके आपके पास ये आ गया। ठीक है, लैम्डा मैंने अंदर मल्टीप्लाई करके ये आ गया, आपका डी वेक्टर आ गया। अब डी आ गया तो लैम्डा की वैल्यू निकलेगी कैसे, लैम्डा की वैल्यू निकलेगी कैसे, लैम्डा की वैल्यू तब निकलेगी जब मैं सी डॉट डी इक्वल टू 15 में सी की वैल्यू और डी की वैल्यू रखूंगा। तो डी तो ये है, सी ये था, मैंने सी डॉट डी इक्वल टू 15 किया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बनाया, आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के 0 होता है, इसके मल्टीप्लाई से ये आ गया, जे डॉट जे 1 होता है, बाकी जे डॉट के और जे डॉट आई 0 हो जाता है, ये आपका लैम्डा हो गया, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1, तो माइनस 56 लैम्डा इक्वल टू 15। यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू निकल गई। जैसी लैम्डा की वैल्यू निकली, आपने ये जो डी था आपको आया हुआ, जो डी वेक्टर जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर था, वहां लैम्डा की वैल्यू रख दी, एंड दैट वाज 5/3। ये मैंने इसमें रख दिया, लैम्डा की वैल्यू 5/3 यहां रख दिया, यहां रख दिया, यहां रख दिया, सिंपल सा 1/3 आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर मल्टीप्लाई करके आपको ये वेक्टर आ गया। ठीक है, तो इस रूप में काम करिए। अभी इस पर एक लेक्चर अभी और बाकी रह गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके आगे काम करेंगे। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू, बाय बाय,
हैव ए नाइस डे।